जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है पिता का अपमान। जनवरी का महीना, हाथ पैरों को गला देने वाली भयानक ठंड पड़ रही थी। चूल्हे में कोयले की अंगीठी में माँ रोटियां सेक रही थी। बाहर आंगन में ठंडी बयार बह रही थी। ऐसे में दोनों भाई और छोटी बहन चूल्हे के पास ही खाना खाने बैठ गए। तभी बड़ा बेटा कौशल बोला, बस माँ, और भूख नहीं है, मेरे लिए और रोटी मत बनाना। तभी माँ बोली, अरे जवान शरीर है, खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा। अब तुम दोनों भाई शहर जा रहे हो तो अपना ख्याल तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, हम कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं। इतना कहते हुए कौशल उठकर बाहर आंगन में लगे हैंडपंप से हाथ धोने लगा और कमरे में जाकर शहर जाने की तैयारी करने लगा। 2 दिनों के बाद गांव की मिट्टी में पले बड़े कौशल और अविनाश अब गांव से दूर शहर चले गए। गांव में उनका पुश्तैनी मकान था जिसमें उनके माता पिता और बहन रह गए। कौशल बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसकी चालाकी के आगे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी पानी भरते थे। छोटा भाई अविनाश भी ग्रेजुएशन पास करके उसके साथ ही शहर चला आया। कौशल ने कुछ महीनों तक ठेकेदारों के साथ कपड़े का काम किया। धीरे धीरे वह इस धंधे की बारीकियां सीख गया और फिर उसने एक दिन ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया और देखते ही देखते वह अव्वल दर्जे का ठेकेदार बन बैठा। कौशल को कपड़ा मार्केट में बड़े बड़े ठेके मिलने लगे और उसकी पहुंच शहर के बड़े बड़े लोगों तक हो गई। उधर अविनाश भी कहाँ कम था, पढ़ाई में तो शुरू से ही होशियार था। शहर आकर उसने ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे ऐसी सफलता मिलने लगी कि उसने अपना एक इंस्टीट्यूट खोल दिया जिसमें वह अच्छा कमाने लगा था। अब दोनों बेटे गांव में अपने माँ बाप के पास थोड़ा बहुत रुपया पैसा भेज दिया करते थे। अपने दोनों बेटों को अपने पैरों पर खड़ा देख बनवारी जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अब उन्होंने बड़े चाप से अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक जगह बात भी बन गई। लड़की बहुत ही संस्कारी थी। जन्म कुंडली मिलाई गई तो पंडित जी बोले, सारे गुण मिल रहे हैं जजमान, अब तो चट मंगनी पट ब्याह कर दीजिए। फिर बनवारी जी ने बड़े उत्साह से अपने बेटे कौशल को फ़ोन किया, लेकिन छोटे से गांव में रहने वाला कौशल तो शहर आकर इतनी जल्दी तरक्की कर गया कि उसकी हवा भी बदलने लगी। कौशल तो शहर में जाकर शहर के रंग में ही रच चुका था। गांव की रिश्तेदारी तो उसे अपने स्तर से छोटी लगने लगी थी और अपने यार दोस्तों में भी उसने अपने आप को पैदाइशी अमीर ही बताया था। जैसे ही उसके पिता ने फ़ोन करके उसके रिश्ते की बात बताई तो कौशल बौखला उठा। पिताजी, मुझे बिना बताए आपने मेरे रिश्ते कैसे ढूंढ लिया? मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं किसी गांव की लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर कौशल ने फ़ोन कट कर दिया। बेटे द्वारा कही गई बातों पर बनवारी जी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था। यही बातें सुनते ही उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। परिवार में किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौशल की बुद्धि इतनी भ्रष्ट कैसे हो गई। क्या उसे अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? जैसे तैसे 2-3 दिन बीते, लेकिन माँ बाप के दिल में चैन नहीं था। आखिरकार माँ का मन नहीं माना और उसने कौशल के पिता से कहा, अजी एक बात कहूँ, आप एक बार कौशल को मनाने के लिए उसके पास शहर क्यों नहीं चले जाते? तभी बनवारी जी बोले, कौशल की माँ, सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन क्या करूँ, जेब में पैसा नहीं है। वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 दिन रुक कर देख लेता हूँ, क्या पता बच्चे पैसा भेज ही दें। अजी थोड़े बहुत रुपए तो मेरे पास पड़े हैं, मेरी मानो तो आप कल सुबह की गाड़ी से ही शहर के लिए निकल जाओ। फिर बनवारी जी बोले, तुम नहीं मानोगी, ठीक है, कल शनिवार है, कल मैं बच्चों से मिलने के लिए चला जाता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बनवारी जी ने स्नान किया और सुबह की बस से कौशल से मिलने शहर चले गए। उधर कौशल ने अपने यार दोस्तों को बताया हुआ था
कि वह तो बड़े धनवान परिवार से है और उनके घर में बहुत से नौकर चाकर काम करते हैं। अपने छोटे भाई अविनाश को भी उसने यही समझाया हुआ था कि कोई पूछे तो ऐसा ही कुछ बताया करो, लेकिन कौशल नहीं जानता था कि जब इंसान की पोल खुलती है तो लोगों का विश्वास उठने में जरा भी देर नहीं लगती। कौशल ने जो पता बताया हुआ था उसी पते को पूछते पूछते बनवारी जी उसके दफ्तर पहुंच गए। बाहर बैठे चौकीदार से जब बनवारी जी ने पूछा कि क्या कौशल यहीं रहता है, तो गार्ड ने पूछा आप कौन हैं और साहब को कैसे जानते हैं। तो बनवारी जी बोले मैं उसका पिता हूँ, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो उसकी बात सुनकर गार्ड ने उन्हें गौर से देखा, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह साहब के पिता हैं, और फिर बोला कि साहब कहीं मीटिंग में गए हैं, मैं अभी उन्हें फ़ोन करके आपके आने की बात बता देता हूँ। फिर बनवारी जी ने उससे पूछा कि अविनाश तो होगा घर पर, तो उसे बुला दो। तो उनकी बात सुनकर चौकीदार बोला अरे बाबूजी, यह उनका घर नहीं है, यह दफ्तर है। साहब तो अपने छोटे भाई के साथ पीछे की बिल्डिंग में रहते हैं, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए गार्ड ने बनवारी जी का हाथ से उनका बैग लिया और उनके साथ बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे दोनों उनके फ्लैट के बाहर पहुंच गए। गार्ड ने घंटी बजाई तो अविनाश निकल कर आया। अचानक अपने पिता को दरवाजे पर देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने पिता के पैर छुए और गार्ड से बैग लेकर अंदर चलने को कहा। फ्लैट के अंदर पहुंचते ही बनवारी जी की आंखें चुंधिया सी गईं, क्योंकि उन्होंने इतना आलीशान घर कभी अपने जीवन में पहली बार ही देखा था। अविनाश ने पिताजी को बिठाकर चाय पानी दिया और उनसे आने का कारण पूछा, तो बनवारी जी ने उसे सारी बात बताई, लेकिन अविनाश अपने बड़े भाई के मामले में कुछ नहीं कर सकता था। फिर बोला पिताजी आप अभी आराम करो। बनवारी जी घर की हर एक चीज को बड़े ही गौर से देखने लगे और फिर अलग अलग चीजों को उठाकर पूछते हैं कि यह तो बड़ा ही महंगा होगा ना बेटा। तो फिर अविनाश हंसते हुए कहने लगा पिताजी नहीं, कुछ खास महंगा नहीं है। रात के 8 बज चुके थे। बनवारी जी ने अविनाश से पूछा कि कौशल अभी तक आया क्यों नहीं। तो अविनाश ने बताया एजेंट का काम होता है, इसलिए अक्सर देरी से ही आते हैं। ऐसा कहते हुए वे रात के भोजन की तैयारी में लग गया। तो फिर बनवारी जी ने अपने बैग में से माँ के हाथ के बने पकवान अविनाश को दिए और कहा तेरी माँ ने ये देसी घी की पिन्नियाँ बना कर दी हैं, तुम दोनों को बहुत पसंद है ना। तो अविनाश बड़े अनमने ढंग से थैला पकड़ते हुए कहने लगा क्या पिताजी, आप भी खामाखा गांव से इतना बोझ ढोकर ले आए, अब हम लोग ये चीजें नहीं खाते हैं। अविनाश की बात सुनकर पिता का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे बेटों का गांव से अब नाता ही बिल्कुल टूट गया हो। बेटा मैंने तो मना भी किया था, लेकिन तुम्हारी माँ है ना, अपने बच्चों की उसे बड़ी ही चिंता रहती है कि शहर में ये सब चीजें कहाँ मिलती होंगी, इसलिए ले आया। इतना कहकर बनवारी जी कपड़े बदलने चले गए। बनियान और धोती पहनकर बरामदे में टहलने लगे। जब अविनाश ने अपने पिता को इस हालत में देखा तो वह तुरंत दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा पिताजी आपने ये क्या कपड़े पहन लिए हैं, यह शहर है, आपका गांव नहीं है। आप अभी के अभी अंदर आइए, अगर किसी ने देख लिया तो कहेगा ना जाने कौन गवार और देहाती को फ्लैट दे में ठहराया हुआ है। अविनाश की बात सुनकर बनवारी जी से रहा नहीं गया और वह बोले तो क्या हुआ बेटा, गवार या देहाती कह देगा तो इसमें मेरी शान तो नहीं घटेगी ना। हम लोगों ने तो जीवन भर मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, और आज तुम 2 पैसे क्या कमाने लगे, तुम्हें अपनी शान की इतनी परवाह हो गई। यह कहकर बनवारी जी कमरे में आ गए। कमरे में पहुंचते ही अविनाश ने उनके बैग में से उनका कुर्ता पजामा निकाल कर दिया और बोला पिताजी आप तो ऐसे ही नाराज हो रहे हैं, आप यह कपड़े पहनो और इत्मीनान से टहलो, थोड़ी देर में भैया भी आ जाएंगे, और यदि उन्होंने यह सब कुछ देख लिया
तो आपके साथ साथ आज मेरी भी खैर नहीं थी। अच्छा, तो अब मुझे मेरे बेटे का डर दिखाएगा? देख बेटा, तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हूँ तो तुम्हारा बाप, और इस रोक टोक को मैं आज के बाद सहन नहीं करूँगा। यह बात सुनकर अविनाश को अपनी बातों पर शर्म आने लगी। वह बोला, गलती हो गई पिताजी, चलो छोड़ो इन बातों को, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाता हूँ। बनवारी जी हाथ मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आए तो पूछने लगे, बेटा इस घर में मंदिर कहाँ पर है? मुझे संध्या पूजन करना है। तो अविनाश बोला, पिताजी वहाँ सामने वाला पर्दा हटाइए। जैसे ही बनवारी जी ने पर्दे को हटाया तो सड़क के दूसरे किनारे पर एक विशाल मंदिर नजर आ रहा था। तो बनवारी जी ने पूछा, बेटा क्या तुम घर में पूजा पाठ नहीं करते हो? नहीं पिताजी, यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं, इतना तो समय भी नहीं मिलता। फिर बनवारी जी ने कहा, बचपन से तुम्हें हमने यही सिखाया था कि सुबह नहा धोकर सबसे पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन शहर में आकर तुम्हारी बुद्धि तो एकदम भ्रष्ट हो गई है। उसी समय अविनाश ने फ्रिज का दरवाजा खोला तो फ्रिज में दूर से ही बनवारी जी को अंडे रखे नजर आ गए। उसी समय उनके मुख से निकला, हे भगवान, मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया, अब तुम लोग अंडे भी खाते हो? मैं तो इस घर में भोजन का एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। यह बात सुनते ही अविनाश परेशान हो गया। उसने फटाफट से अंडे उठाकर बाहर फेंक दिए और फिर अच्छी तरह हाथ मुंह धोकर आ गया और बोला, पिताजी मैंने सब कुछ फेंक दिया है, अब तो खाना खाइए ना। तभी बनवारी जी बोले, तुम लोग शहर में आकर अपनी मर्यादा ही भूल गए हो। अपने धर्म के संस्कार में रहना एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन कौशल अभी तक घर नहीं पहुंचा था। जब बनवारी जी ने उसके बारे में पूछा तो अविनाश ने बताया कि भैया तो कभी कभी 2 बजे तक घर पहुंचते हैं और ज़्यादा देर हो जाए तो ऑफिस में ही रुक जाते हैं। फिर बनवारी जी ने कहा, क्या वह दारू भी पीता है? इस बात पर अविनाश की नजरें नीचे झुक गईं और फिर बात पलटते हुए बोला, आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। टेबल पर लगाऊं या बिस्तर पर खाएंगे? तभी बनवारी जी ने जवाब दिया, बेटा मैंने सोचा था कि बहुत दिनों के बाद बेटों से मुलाकात हो रही है तो एक साथ बैठकर ही भोजन करेंगे, लेकिन तेरे भाई को तो अपने पिता से मिलने की फुर्सत भी नहीं है। मेरे लिए रसोई घर में ही चटाई बिछा दे, मैं यहीं बैठकर 2 फुलके खा लूँगा। अविनाश ने तुरंत वहाँ चटाई बिछाकर अपने पिताजी के लिए गर्मा गर्म भोजन परोस दिया। फिर बनवारी जी बोले, बेटा खाना तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है, चलो इतना तो सीख ही लिया तूने। तो अविनाश बोला, पिताजी खाने लायक तो बना ही लेता हूँ। फिर बनवारी जी ने कहा, अविनाश बेटा मेरी कौशल से बात तो करवाना। अपने बड़े भाई से बात करवाने के लिए अविनाश ने फोन लगाया तो जैसे ही बनवारी जी ने फोन पर उससे बात करनी चाही तो उसने फोन काट दिया। फिर बनवारी जी बोले, ठीक है बेटा, आज तक सुना ही था कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, आज देख भी लिया। उन लोगों ने रात के 12 बजे तक कौशल का इंतजार किया। फिर अचानक बनवारी जी खड़े हुए और अपने छोटे बेटे अविनाश से बोले, बेटा ऐसा भी क्या काम है तेरे बड़े भाई को जो वह आधे घंटे के लिए अपने बाप से मिलने नहीं आ सकता? तू मुझे उसके पास ही ले चल। ऐसा कहते हुए बनवारी जी अपनी धोती पहनने लगे और बोले, वह बड़ा आदमी हो गया है तो मैं ही उसके लाड साहब से मिलकर आता हूँ। जहाँ इतनी दूर आ गया हूँ तो थोड़ी दूर और सही। अविनाश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सोचने लगा, इस समय भैया होश में तो होंगे नहीं, मुझे तो भला बुरा बोलेंगे ही, और अगर पिताजी ने उन्हें इस हालत में देख लिया तो अनर्थ ही हो जाएगा। उनके सामने कुआं था और पीछे खाई थी। आखिरकार वे अपने पिता के साथ अपने भाई के दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर के बाहर पहुंचते ही उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप भैया से कुछ मत कहना, नहीं तो आज बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वैसे तो शराबी लोगों के मुंह लगना भी आपकी शान के खिलाफ है। अब आपकी इज्जत आपके ही हाथ में है।
लेकिन बनवारी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अविनाश उनसे ये सब बातें क्यों कह रहा था। क्या मैं नादान हूँ या फिर कोई बाहर का व्यक्ति हूँ? ऐसा सोचते हुए बनवारी जी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कौशल ने दरवाजा खोला और अपने पिता बनवारी जी को देखते ही गुस्से में चिल्लाया, कौन है आप? इस समय मेरे दफ्तर के बाहर क्या कर रहे हैं? तभी अविनाश बोला, अरे भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? पिताजी गांव से आपको मिलने के लिए ही तो आए हैं। पिताजी? अरे किसके पिताजी हैं ये? हमारे पिताजी तो गांव के सबसे रईस व्यक्ति हैं। यह गवार मेरा पिता नहीं है। मुझे तो लगता है शराब मैंने पी है और नशा तुझे हो गया है। कौशल को ऐसी स्थिति में देखकर बनवारी जी का गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कड़कती आवाज में बोला, अरे बेशरम, शराब का नशा इतना हो गया है कि अपने बाप को भी नहीं पहचानता। उनकी जोरदार आवाज़ सुनकर अंदर से दो और नौजवान बाहर दरवाजे पर आ गए और अविनाश से पूछने लगे, कौन है ये बुढ़ा गवार और रात में ठेकेदार साहब को परेशान क्यों कर रहा है? उनकी यह बात सुनकर बनवारी जी को और गुस्सा आ गया और वह बोले, क्या तुम्हारे माँ बाप ने अपने बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई? अपने पिता तुल्य इंसान से ऐसी अभद्र भाषा से बात करते हो? पर तुमसे क्या शिकायत, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या कहना। दरअसल कौशल के यार दोस्तों को तो यही मालूम था कि उसके घर वाले बहुत ही रईस हैं, इसलिए उन्होंने सोचा यह शायद कौशल के नीचे काम करने वाला कोई मजदूर होगा। उन्होंने कौशल से कहा, सर, इस मजदूर का जो भी हिसाब किताब है करके इसे चलता करो, हमारा मजाक किरकिरा हो रहा है। फिर कौशल ने कहा, अरे तुम्हें तो पता है यह लोग काम धाम तो करते नहीं हैं और पैसे मांगने आ जाते हैं, निकल जाओ यहाँ से। यह सुनकर बनवारी जी गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, नालायक, बेशर्मी की भी हद होती है। 4 पैसे क्या आ गए तेरे पास, अपनी औकात ही भूल गया। इतना सुनने की देर थी कि कौशल गुस्से में तमतमा हुआ अंदर गया और 1-1 लाख रुपए की 2 गड्डियां लेकर अविनाश के हाथ में थमाते हुए कहा, यह लो और दफा कर दो इन्हें मेरे सामने से। ऐसा कहकर जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगा तो बनवारी जी ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोले, लालत है तेरे जैसे इन नोटों पर, तू बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, आज से ना तू मेरा बेटा है और ना ही मैं तेरा पिता हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने अविनाश के हाथ से वो नोटों की गड्डियाँ छीनी और कौशल के चेहरे पर दे मारी और सीधा फ्लैट की ओर निकल गए। अविनाश भी पीछे पीछे चल दिया। घर जाते ही अपना सामान पैक करते हुए बोले, बस अविनाश बेटा, अब मैं इस नर्क में एक पल भी नहीं रहूँगा। फिर अविनाश बोला, पिताजी, इसलिए मैंने आपको वहाँ जाने से मना किया था। उनकी ऊंची सोसाइटी के लोगों में उठना बैठना है और पैसा अच्छे अच्छों को बदल कर रख देता है। लेकिन पिताजी, आप इस समय घर छोड़कर मत जाइए, सुबह होते ही मैं आपको बस में बिठा दूंगा। बनवारी जी को खुद पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ आया ही क्यों और अब जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। यह सोचकर बनवारी जी फूट फूट कर रोने लगे। फिर अपने पिता को सहारा देते हुए अविनाश ने कहा, पिताजी, शराब पीकर आदमी विवेक खो देता है, देखना भैया को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। फिर बनवारी जी बोले, आज से मेरा और उसका नाता खत्म हो गया है। तेरे कहने पर मैं रात में यहाँ रुक गया हूँ, लेकिन सुबह होते ही मुझे 6 बजे की बस में बिठा देना। अविनाश ने सोचा, चलो पिताजी अभी तो मान गए हैं, सुबह तक क्या पता उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए। इसके थोड़ी देर बाद वे दोनों सो गए। रात भर बनवारी जी करवट ही बदल रहे थे। सुबह 5 बजे बेल बजी तो अविनाश की नींद खुली। उसने गेट खोला तो कौशल दरवाजे पर खड़ा था। दोनों भाई अंदर आ गए। बनवारी जी की नींद तो पहले से ही खुली हुई थी। वह नहा धोकर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। भाई, पिताजी कहाँ हैं?
कौशल ने अविनाश से पूछा तो उसने कहा, भैया आपने जैसा रूप कल उन्हें दिखाया है, आपको क्या लगता है कि अब वे यहाँ रुकने वाले हैं? वह अपने गांव जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तब कौशल ने कहा, अविनाश कल शराब के नशे में पिताजी को ना जाने क्या क्या कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं पिताजी से किस मुंह से बात करूं। फिर अविनाश ने कहा, जब आपको मालूम पड़ गया था कि पिताजी आए हुए हैं तो कल इतनी शराब पीने की क्या ज़रूरत थी? पिताजी पहली बार यहाँ आए थे और आपने उन्हें इतना अपमानित कर दिया। फिर कौशल बोला, मुझे पूरी तरह से याद तो नहीं है कि मैंने क्या किया है, क्योंकि मुझे तो होश ही नहीं था। तो अविनाश बोला, भैया आपके साथ साथ आपके दोनों साथियों ने भी पिताजी का बहुत बुरा सलूक किया। मुझे तो आपकी आदतों का पता है, लेकिन पिताजी को यह सब मालूम नहीं था। अभी बनवारी जी पूजा पाठ करके बाहर निकले ही थे कि कौशल उनके सामने पहुंचा और पिताजी के पैर छूकर जैसे उनको प्रणाम करने लगा तो बनवारी जी उसे घूरते हुए कहने लगे, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। यह सुनकर कौशल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बोला, पिताजी कल मुझसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। मैंने नशे में ना जाने आपको कितना भला बुरा कह दिया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। बनवारी जी बोले, ठेकेदार कौशल, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों का। बस इतना समझ ले कि कल रात को तेरा बाप बनवारी सदा के लिए मर गया है। अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन तुझ जैसे शराबी से कहीं ज़्यादा इज्जत है मेरी। दूर हो जा मेरी नज़रों से नालायक। अब मेरा बेटा केवल एक ही है। ऐसे नालायक बेटे का होना या ना होना एक समान है। बनवारी जी की ऐसी कठोर ज़रूर थी बातें, लेकिन उनमें भी कौशल को अपनापन दिख रहा था। वह पिता के पैरों में गिरते हुए बोला, पिताजी आपने इस नालायक बेटे को सुधरने का केवल एक आखिरी मौका दे दीजिए। अगर दोबारा मुझसे ऐसी गलती हुई तो आपका जूता और मेरा सर होगा। अविनाश इस बात का गवाह है। आज कौशल अपने पिता के सामने सर झुकाए ऐसे खड़ा था जैसे उनके जैसा आज्ञाकारी पुत्र आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ हो। बनवारी जी ने चाय पी और अविनाश से पूछा, सच बताना अविनाश, यह कमरा किसका है? तो अविनाश ने कहा, यह कमरा मैंने किराए पर लिया है। भैया तो अक्सर अपने काम से बाहर रहते हैं। फिर बनवारी जी ने कहा, फिर ठीक है, मैं आज घर वापस नहीं जाऊंगा। इस बेशरम को तो घर की इज्जत का ख्याल नहीं है, लेकिन मैं आज ही घर लौट गया तो आस पड़ोस में क्या जवाब दूंगा। अविनाश अपने पिता की यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया। उसे मालूम था जैसे जैसे समय बीतेगा पिता की नाराजगी दूर होती जाएगी। कौशल चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। उधर अविनाश ने नहाने के बाद सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन कौशल की पिताजी के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अविनाश ने जानबूझकर कौशल को आवाज़ लगाते हुए कहा, भैया नाश्ता तैयार है, पिताजी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कौशल चुपचाप सिर झुकाए उनके सामने आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। आज तीनों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। अविनाश ने आज छुट्टी कर ली थी और कौशल के ऑफिस जाने के बाद वह पिताजी को बाहर घुमाने ले गया। अपनी माँ और छोटी बहन के लिए कुछ कपड़े खरीदे। इसके बाद दोनों घर वापस आ गए, लेकिन जैसे ही घर पहुँचे बनवारी जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि आज कौशल ने ही दोपहर के भोजन की व्यवस्था की थी। वह ऑफिस से जल्दी ही घर आ गया था। बनवारी जी देखकर हैरान थे कि एक शराबी में इतनी जल्दी बदलाव कैसे आ गया। जैसे ही वे बैठक की ओर गए, उन्होंने देखा दो युवक वहीं बैठे हुए थे। वो वही युवक थे जिन्होंने पिछली रात उनकी तौहीन की थी। उन दोनों ने बनवारी जी के पैर छुए तो बनवारी जी ने कहा, जी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन दोनों ने सर झुकाकर एक ही स्वर में कहा, अंकल जी हम कौशल के दोस्त हैं।
कल रात को हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके लिए हम क्षमा मांगने आए हैं। आप हमारे भी पिता तुल्य हैं। कृपा कर हमें माफ़ कर दीजिए। तो बनवारी जी ने कड़े स्वर में कहा, यह तो तुम्हें कल सोचना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे दोस्त का पिता नहीं होता तो किसी भी बड़े बुजुर्ग का तुम ऐसे ही अपमान करते। यही शिक्षा और संस्कार मिले हैं तुम लोगों को। दोनों युवकों को यह बात सुनकर अपने पढ़े लिखे होने पर लालच महसूस होने लगी। वह बोले, अंकल जी, हम जानते हैं कि दोष हमारा है। दरअसल कल हमारे दोस्त कौशल को पूरे 5 करोड़ का ठेका मिला था, तो इसलिए सोचा कि जश्न मना लें और उस नशे में हमसे जो भूल हो गई उसके लिए हम माफ़ कर दीजिए। हम भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तो बनवारी जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो। अपने से बड़ों की कद्र करोगे तो 5 करोड़ क्या 50 करोड़ के भी ठेका मिलेगा। लेकिन अगर पैसे के घमंड में बड़ों का अपमान करोगे तो हमने बड़े बड़ों को भीख मांगते हुए भी देखा है। जैसे ही वे दोनों जाने लगे तो बनवारी जी बोले, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम दोनों अच्छे घर के लगते हो। यह नशे की आदत छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा। ठीक है अंकल जी, कहकर उन दोनों ने बनवारी जी को प्रणाम किया और चले गए। उसके बाद कौशल ने खाना परोस दिया। वे जितना अपने पिता के नज़दीक आ रहा था, पिता के दिल में उसके प्रति क्रोध कम होता जा रहा था। जैसे ही उसके पिता ने खाना खाने बैठे तो बनवारी जी ने पूछा, यह खाना किसने तैयार किया है? तो अविनाश बोला, क्यों पिताजी, अच्छा नहीं बना है क्या? लेकिन कौशल अब भी मौन था। उसे मालूम पड़ गया था कि उसकी दूसरी गलती भी जल्दी ही पकड़ी जाएगी। फिर बनवारी जी बोले, भोजन बहुत ही अच्छा बना है, लेकिन ऐसा भोजन तुम तो नहीं बना सकते हो। यह किसी संस्कारी महिला के हाथ से बना हुआ भोजन लगता है। यह सुनकर कौशल हैरान रह गया। यह बात पिता को कैसे मालूम पड़ गई? तभी अविनाश ने पूछा, पिताजी, क्या रात का भोजन अच्छा नहीं बना था? अच्छा तो बना था, लेकिन इतना अच्छा नहीं। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तो कौशल ने हिम्मत करते हुए अब तक का सबसे बड़ा राज अपने पिता के आगे खोल दिया और झिझकते हुए कहा, पिताजी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। यह भोजन हमने नहीं बनाया है, आपकी होने वाली बहू ने बनाया है। यह बात बनवारी जी को मजाक प्रतीत हुई। वह बोले, आजकल चल भी ये कुछ ऐसा ही रहा है। बच्चे चुपचाप शादी कर लेते हैं। माँ बाप को तब पता चलता है जब नाती पोते हो जाते हैं। अब कौशल का डर थोड़ा सा कम हो गया। फिर बोला, नहीं पिताजी, अभी बात इतनी आगे तो नहीं बढ़ी है, लेकिन इतना आवश्यक है कि मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको उससे मिलवा दूं। पड़ोस में ही उसके चाचा का घर है। 4-5 महीने से वे वहीं रहती है। वैसे तो गांव में ही रहने वाली है और उसके भाइयों से आप आज ही मिल चुके हैं। फिर बनवारी जी अपनी नाराज़गी जताते हुए बोले, जो अपनी मन मर्जी का मालिक हो, जिसके लिए माँ बाप का होना या ना होना बराबर ही है, उसने रिश्ता भी ऐसे ही लोगों के घर में किया होगा। फिर अविनाश बोला, पर पिताजी, आप भी तो भैया के लिए रिश्ता ढूंढने की बात ही तो कर रहे थे, तो एक बार देख लीजिए, क्या पता आपको पसंद ही आ जाए। बनवारी जी को यह बात ठीक लगी और मन ही मन सोचा कि आजकल के बच्चों का कुछ भरोसा तो है नहीं। अगर मैंने ना भी कर दी तो उन्होंने फिर भी शादी कर ली तो बेइज्जती तो हमारी ही है। फिर बनवारी जी ने कहा, पहले इससे कहो कि जन्म कुंडली मिलवाई जाएगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे हैरानी है कि इसके भाई ऐसे शराबी को देखकर भी अपनी बहन की शादी इससे करवाना चाहते हैं। खैर, उनकी मर्जी। इतना सुनकर कौशल की सांस जो अब तक अटकी हुई थी, दिल तक पहुंच गई। फिर कौशल ने अपने पिता को लड़की की फोटो दिखाई। बनवारी जी को लड़की जानी पहचानी सी लगी। जब उन्होंने लड़की के बारे में सारी जानकारी पूछी तो बनवारी जी की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि संयोग से इसी लड़की के रिश्ते की बात वह कौशल के लिए कर रहे थे। बनवारी जी भी एक हफ्ते से इसी रिश्ते को लेकर परेशान थे। घर का तनावपूर्ण माहौल अचानक से हंसी खुशी के माहौल में परिवर्तित हो गया।
बेटे को बिना कुछ बताए आगे की बात अब मैं खुद ही संभाल लूंगा, ऐसा कहते हुए बनवारी जी दिल में ढेर सारी खुशी लिए गांव के लिए निकल गए। गांव पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर पंडित जी से अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर अपने बेटे कौशल की शादी धूमधाम से गांव में ही कराई। शादी के बाद दोनों बेटे कुछ समय तो गांव में ही रहे, फिर बाद में शहर में ही आकर बस गए। अब वह दोनों हर महीने अपने माँ बाप के लिए अच्छे खासे पैसे भेजते हैं और समय समय पर मिलने भी आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? बनवारी जी ने जब उस लड़की की फोटो देखी और यह बात अपने बेटे को नहीं बताई, तो क्या उन्होंने सही किया या गलत? या अपने बेटे को जो सबक सिखाने के लिए रास्ता अपनाया वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों।